Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे श्रीनगर के अंदर एक ग्रेनेड ब्लास्ट की वजह से ये जो प्लेस है वो न्यूज़ के अंदर है। अब आप देखिए कि कंटिन्यूस आपको वहाँ पे सिविलियंस के ऊपर जो अटैक्स हैं या मिलिटेंट्स के जो अटैक हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे। इससे अर्लियर फेज के अंदर काफ़ी बार न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर ही हमने डिस्कस किया है कि जो सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर का एरिया है, जो साउथ कश्मीर का एरिया है, वहाँ पे भी जो मिलिटेंट्स के जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिले थे। तो आप देखिए कि इस केस के रिगार्डिंग में एफआईआर है उसको रजिस्टर किया गया है यूएपीए एक्ट के अंडर में। इवन भारतीय जो न्याय संहिता है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट है, उनके थ्रू यहाँ पे जो केस है उसको रजिस्टर किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें जम्मू एंड कश्मीर के ही पर्सपेक्टिव से तो आपको वहाँ की जो माउंटेन रेंज है उनके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि श्रीनगर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो श्रीनगर के वहाँ से कौन सा जो रिवर है वो पास करता है, झेलम रिवर है। आप देखिए झेलम रिवर का जो बैंक है उसी के बैंक के ऊपर में ये जो श्रीनगर है वो सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें वहाँ पे माउंटेन रेंजेस के बारे में, तो जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है वो आपको झेलम और अपर ब्यास रिवर का जो पार्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड देखने के लिए मिलती है। जांस्कर रेंज के बारे में भी आपने काफ़ी बार सुना होगा, जो जांस्कर रेंज है उसके बारे में। जो बेसिकली आप देखिए कि जो इंडस वैली एंड कश्मीर वैली का जो पार्ट है उसको यहाँ पे सेपरेट किया जाता है जांस्कर रेंज के द्वारा। तो स्टूडेंट, जांस्कर रेंज के द्वारा किसको सेपरेट किया जाता है? इंडस वैली को। इंडस वैली के अलावा आप देखिए कि जो कश्मीर वैली का जो पार्ट है उसको यहाँ पे सेपरेट किया जाता है जांस्कर वैली के द्वारा। काराकोरम रेंज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सपोज कीजिए जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ से आपको काराकोरम रेंज है उसका एरिया देखने के लिए मिलेगा। एक यहाँ पे जबरवान रेंज भी है जो श्रीनगर के नियर बाई एरियाज़ के अंदर सिचुएटेड है। उस रेंज को हम जानते हैं जबरवान रेंज, जो कि बेसिकली सेफ्रॉन का जो कल्टीवेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है इसे। तो स्टूडेंट्स, ये श्रीनगर का जो ब्लास्ट है उसके पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। एक सिविलियन एरिया के अंदर जो ब्लास्ट है वो देखने के लिए मिला, उसके बाद में केस को रजिस्टर किया गया है। कंटिन्यूस वहाँ पे जो अटैक्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि दिल्ली के वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी प्रेजेंट समय में इसको कैटेगराइज किया गया है हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके द्वारा। एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो मेजरमेंट है उसके थ्रू इसको कैटेगराइज किया गया वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर में। स्टूडेंट, जब भी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसके बेसिस पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको मेजर किया जाता है। आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा अर्लियर फेज के अंदर प्रीलिम्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स, PM2.5 है, PM2.5 है, PM10 है, PM2.5 और PM10 है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको कि हम CO का जो सिंबल है उसके रूप से प्रेजेंट करते हैं। NO2 है, NO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। NO2 के अलावा आप देखिए SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। लेड है, यहाँ पे जो लीड है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, और NH3 जो अमोनिया है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अमोनिया तो काफ़ी बार आपने फर्टिलाइज़र्स का जो कैटेगरी है या फर्टिलाइज़र्स का मैन्युफैक्चरिंग को जब हम रीड करते हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से भी आपने रीड किया होगा। तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, एयर क्वालिटी के जो यहाँ पे वार्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा कंटिन्यूस एयर क्वालिटी के अंदर डिक्लाइन के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया। तो एयर क्वालिटी के बारे में था, क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपको दिल्ली का एयर क्वालिटी है वो विंटर के अराइवल समय में डिक्लाइनिंग फेज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो एक तो आप देखिए कि वहाँ पे इस तरीके का कंडीशंस हैं, जो मीट्रोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं वो इस तरीके से हैं जिसकी वजह से आपको एयर का जो क्वालिटी है उसके अंदर डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है। सेकंड, यहाँ पे जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका प्रेजेंस होना, जो बेसिकली आपको स्टेबल बर्निंग है। इसके अलावा आप देखिए कि विंटर के समय में फेस्टिवल का सीजन होना, वेडिंग का जो सीजन होना, उनकी वजह से आपको यहाँ पे पोल्यूटेंट्स हैं उनका भी यहाँ पे प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा।
और मीटरोलॉजिकल सिचुएशन इस तरीके से है जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स का जो डिस्पर्जन है वो यहाँ पे रिड्यूस करता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आपको दिल्ली के रीजन के अंदर में, दिल्ली के एरिया के अंदर में आपको एयर क्वालिटी के अंदर डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि रिसेंटली जो 31 अक्टूबर का जो डे है, 31 अक्टूबर का डे हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सिटीज़ डे के रूप से, जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं। आप देखिए कि इंडिया के अंदर भी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूस आपको पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन है अर्बन एरिया की रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। तो पॉपुलेशन अगर अर्बन एरिया के लिए माइग्रेट कर रहा है, मोर पॉपुलेशन अर्बन एरिया के थ्रू माइग्रेशन है, तो आप देखिए कि वहाँ पे जो अर्बन गवर्नेंस है, अर्बन एरिया के अंदर जो बेसिक एमिनिटीज़ है उनको यहाँ पे क्वालिटी वे के अंदर प्रोवाइड किया जाए। जो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनके पास में यहाँ पे फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज, ये 3F का जो प्रॉब्लम है अर्बन लोकल बॉडीज़ का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके अंदर आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है। दिल्ली का एयर क्वालिटी एक यहाँ पे एक रीजन है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एरिया हैं जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आप देखिए कि आपको जो इंदौर है, सूरत है, ऐसे कुछ सिटीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर में। बट काफ़ी सारी ऐसे सिटीज़ भी हैं जिनके पास में प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन का जो प्रोसेस है वो नहीं है, प्रॉपर वर्कर्स नहीं हैं, फंड का उनके पास में कमी है। तो ये हमारे अर्बन एरियाज़ का भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया। दिल्ली एयर क्वालिटी के बारे में है। थर्ड अगर हम डिस्कस करें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो यूएस के अंदर होने वाले हैं उनके बारे में है। तो आप देखिए कि वहाँ पे जो इलेक्शन के जो एनालिस्ट हुआ करते हैं जिनके द्वारा इलेक्शन को एनालिसिस किया जाता है, उनके द्वारा इस कम्प्लीटली इलेक्शन प्रोसेस को एज ए डेड हीट के रूप से डिफाइन किया गया। उनके द्वारा एक टर्म यहाँ पे दिया गया है। क्या हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर ये टर्म है वो पूछा जा सकता है? तो स्टूडेंट्स आपसे हो सकता है कि किसी टेस्ट सीरीज के अंदर में, या हो सकता है कि एग्ज़ाम के अंदर में ये टर्म से बेसिस क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जो डेड हीट है वो न्यूज़ के अंदर में था, तो ये किसके रिलेटेड है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे अर्बन एरियाज़ के ही पोल्यूशन के बारे में है, छठ पूजा के पर्सपेक्टिव से है। आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके अंदर ये फ़ोटो पब्लिश किया गया था कि जो छठ पूजा है, छठ पूजा क्या है, हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखिए कि दीपावली के बाद में जो 6th डे है उस डे आपको ये जो छठ पूजा है, छठ मीन्स 6th हुआ करता है। तो आप देखिए कि जो छठ का जो पूजा है वो सेलिब्रेट किया जाएगा जिसके अंदर वाटर का जो प्रेजेंस है या किसी वाटर बॉडी के अंदर में पर्सन्स के द्वारा वर्शिप किया जाता है, सन को यहाँ पे वर्शिप किया जाएगा छठ पूजा के अंदर में। तो उसी के छठ पूजा के सेलिब्रेशन से पहले यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जो आप देखिए कि यमुना जो रिवर है, दिल्ली के अंदर जो यमुना रिवर है उसके जो टॉक्सिक जो फ्यूम्स है उनको यहाँ पे रिमूव करने का प्रोसेस को स्टार्ट किया गया, जिसको कि द हिंदू के द्वारा फोटो के अंदर यहाँ पे शो किया गया। छठ पूजा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, जिसमें आपको बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल का भी कुछ पार्ट है जहाँ पे मेजरली सेलिब्रेट हुआ करता है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है। अब आप देखिए कि ये वही एरियाज़ हैं जहाँ से लोग मोर माइग्रेट करते हैं, लेबर फोर्स के अंदर उनका पार्टिसिपेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे कंट्री के मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर में मैक्सिमम जहाँ पे इनका माइग्रेशन है वहाँ पे छठ पूजा का जो सेलिब्रेशन है आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे यमुना के बारे में बताया गया, दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा यमुना के अंदर जो टॉक्सिक फ्यूम हैं उनको रिमूव करने का प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है। अब आप देखिए कि दिल्ली जल बोर्ड के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टूडेंट हम आर्टिकल 12 के बारे में रीड करते हैं। आप देखिए कि हम फंडामेंटल राइट्स को जब रीड करते हैं तो आर्टिकल 12 को भी रीड करते हैं। आर्टिकल 12 के अंदर क्या बताया गया है? आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया है। स्टेट का डेफिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है वो यहाँ पे स्टेट है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पार्ट है उनको भी स्टेट का डिफाइन किया गया है। हमारे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन जिनके नोटिफिकेशन जिनके द्वारा आप देखिए कुछ डिफाइन किया जाता है उनको भी स्टेट के रूप से हम यहाँ पे रीड करते हैं। तो क्या दिल्ली जल बोर्ड है उसको भी हम स्टेट के रूप से यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या नहीं? आर्टिकल 12 के अंदर में ये आपको ज़रूर से जानकारी होना चाहिए। आपका होमवर्क है इसको रीड करना।
आप देखिए कि हम काफ़ी बार क्रिकेट के बारे में रीड करते हैं, तो बीसीसीआई एक इंस्टीट्यूशन है। ये काफ़ी बार टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्या बीसीसीआई आर्टिकल 12 के पार्ट के अंदर है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको दिल्ली जल बोर्ड को रीड करना है। यहाँ पे यमुना रिवर के बारे में मेंशन है। यमुना, आप देखिए कि आपको पता होना चाहिए, यमुनोत्री जो ग्लेशियर है, बंदरपूंछ का जो एरिया है उत्तराखंड के अंदर में, जो लोअर हिमालयाज़ का पार्ट है बंदरपूंछ, वहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से ये जो रिवर है उसका ओरिजिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारी जो रिवर हैं इसका लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, काफ़ी सारी जो रिवर हैं इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। स्टूडेंट्स, हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। और आप देखिए कि रिवर का जो कोर्स हुआ करता है, सपोज कीजिए हमारा हिमालयाज़ का रीजन है, सपोज कीजिए लोअर हिमालयाज़ का रीजन है जहाँ पे बंदरपूंछ का एरिया है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से ये जो रिवर है वो ओरिजिनेट करती है। तो आप देखिए कि जब ये रिवर का कोर्स इस तरीके से है, तो इसका जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, रिवर के कोर्स के अकॉर्डिंग में जो इसके राइट साइड से जो रिवर्स इसको ज्वाइन करेंगी वो इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, जो मध्य प्रदेश का पार्ट है, राजस्थान से भी वो रिवर फ्लो करती है। चंबल रिवर के बारे में आपने रीड किया होगा काफ़ी बार, अपने घड़ियाल की वजह से जाना जाता है चंबल रिवर। राजस्थान का कोटा जो सिटी है, और भी काफ़ी सारे सिटीज़ हैं जो इसके बैंक के ऊपर सिचुएटेड हैं। कोटा काफ़ी फेमस सिटी है। तो आप देखिए कि जो चंबल जो रिवर है, चंबल जो रिवर है, ये चंबल बैंक रिवर इसी यमुना रिवर का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बेतवा रिवर आपने रीड किया होगा, हाँ, बुंदेलखंड से जो निकला करती है। बुंदेलखंड जो कि एक सेमी एरिड रीजन है, काफ़ी कम बारिश हुआ करता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ, आप देखिए कि लैंड एरिया का सेंट्रल पार्ट के अंदर होने की वजह से वहाँ से जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर बेरिंग जो यहाँ पे मानसून विंड्स हैं, वो मॉइस्चर को नहीं कैरी कर पाती हैं वहाँ तक। तो स्टूडेंट्स, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के भी पार्ट के अंदर में है, और आपको मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ एरिया देखने के लिए मिलेगा। टीकमगढ़ है, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें जालौन है, उरई है, एंड झांसी का जो एरिया है उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो आप देखिए कि बेतवा है, चंबल है। केन बेतवा के बारे में भी आपने काफ़ी बार रीड किया होगा। दो रिवर्स को ज्वाइन करने का जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, केन और बेतवा रिवर, जिसमें बेतवा रिवर आपको यमुनोत्री जो यमुना रिवर है उसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखने के लिए मिलेगा। एक सिंध रिवर है, केन रिवर भी इसका पार्ट है। केन रिवर, केन एंड बेतवा, जिनको मर्ज करके यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करना था। साहिबी रिवर, जो कि आपको राजस्थान एंड हरियाणा के थ्रू देखने के लिए मिलती है। साहिबी रिवर है जो कि आपको लेटर फॉर्म के अंदर दिल्ली का ही जो नजफगढ़ का एरिया है जहाँ से फ्लो किया करती है। तो आप देखिए साहिबी रिवर भी इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना का, हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, माझी लड़की बहन योजना के बारे में है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को रोल आउट किया गया था 2024 के ही अगस्त के समय में। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो मनी है वो यहाँ पे सेंड किया जाएगा वुमेन्स को। तो आप देखिए इसके रिगार्डिंग में जो बैंक के जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट है वो मांगा गया है। एक तो स्टाफ का जो शॉर्टेज है वो बताया गया। काफ़ी बार बैंक जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी जो असोल्ट है उसको कैरी आउट कर दिया जाता है कुछ एरियाज़ के अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो बैंक वर्कर्स हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया गया कि उनके जो स्टाफ का जो शॉर्टेज है उसको यहाँ पे एग्जामिन किया जाए, स्टाफ का मोर रिक्रूटमेंट किया जाए, और ये आप देखिए कि उनको जो प्रोटेक्शन है वो भी प्रोवाइड किया जाए। माझी लड़की बहन योजना से क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो स्कीम है किस एरिया के अंदर इसका रोल आउट हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है ये स्कीम। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है जिसके थ्रू वुमेन्स को एम्पावर किया जाएगा, कुछ पैसा उनको यहाँ पे सेंड किया जाएगा जिससे कि वो आप देखिए कि डिसीजन मेकिंग के अंदर उनका रोल है वो प्ले कर सके। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके द्वारा झारखंड के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पे अपने मैनिफेस्टो के अंदर उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अपने मैनिफेस्टो के अंदर यही कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ट्राइबल पीपल्स जो हैं वो इससे इफ़ेक्ट नहीं होंगे। ट्राइबल पीपल्स के ऊपर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पता होना चाहिए। क्या आर्टिकल है यूनिफॉर्म सिविल कोड जहाँ पे इसको मेंशन किया गया है? आर्टिकल 44 है।
इंडिपेंडेंस के बाद में क्या किसी स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन है? तो गोवा के अंदर में आपको इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप देखिए कि पोर्तुगीज़ के एरा के समय में, जब पोर्तुगीज़ के अंदर में गोवा हुआ करता था, तो उसी समय में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको ऐड किया गया था गोवा के रिगार्डिंग में। तो उसी का कंटिन्यूएशन है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एंड रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया था। अब उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करें तो वहाँ पे भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसके ऊपर इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें मैनिफेस्टो के पर्सपेक्टिव से, तो मैनिफेस्टो एक डॉक्यूमेंट हुआ करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें बताई गई हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं हुआ करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अगर पावर को गेन किया गया तो आप देखिए कि हो सकता है कि कुछ स्कीम्स को इम्प्लीमेंट भी किया जाए, हो सकता है ना भी किया जाए। लीगली जो बाइंडिंग है वो नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि मैनिफेस्टो के अंदर जो सीडो एंड कानू हैं, सीडो एंड कानू कौन पर्सन है? आप देखिए कि आपको संताल रिबेलियन के बारे में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपने रीड किया होगा। जून का जो मंथ था उस समय प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा जो मन की बात प्रोग्राम है उसके अंदर भी मेंशन किया गया था सीडो एंड कानू को। ये दो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनके द्वारा संताल मूवमेंट को लीड किया गया उस समय, बिफोर द 1857 रिवोल्ट से पहले, जो राजमहल हिल्स का एरिया है वहाँ पे। और आप देखिए कि संताल मूवमेंट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि हमारे 1857 के जो एक्टिविस्ट हैं उनको बेसिकली उनके द्वारा जो मोरल बूस्टिंग का जो वर्क है वो भी किया गया कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को डिफीट किया जा सकता है। जो इनिशियल फेज के अंदर में संताल मूवमेंट के अंदर में जो संताल ट्राइब है, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको सक्सेस के थ्रू ये देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखें कि ऑपरेशन सुरक्षा के बारे में मेंशन किया गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से फ्री कर दिया जाएगा झारखंड को 2027 तक। इसके अलावा नक्सल मूवमेंट के बारे में भी बताया गया कि नक्सलिज्म को भी एलिमिनेट किया गया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रॉमिस है एंड मैनिफेस्टो प्रोसेस है उसके बारे में हमने यहाँ पे मेंशन किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ पे है? बांधवगढ़ का जो एलिफेंट रिजर्व है वो आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए वहाँ पे कुछ एलिफेंट्स का डेथ हुआ है। 10 एलिफेंट तो पिछले वीक के अंदर उनका डेथ हुआ, एक वीक के अंदर में 10 एलिफेंट है उनका डेथ हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे एक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट किया गया, जिसके अंदर यहाँ पे बताया गया है कि कुछ टॉक्सिक, जो आप देखिए कि टॉक्सिक थिंग्स हैं जिसको कंज्यूम किया गया एलिफेंट्स के द्वारा। कोडो जो मिलेट क्रॉप है उसके अंदर में आप देखिए कि टॉक्सिसिटी है, उसके इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स हैं, उसके यूज के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो अगर हम बात करें मिलेट क्रॉप के बारे में, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो मिलेट ईयर सेलिब्रेट किया गया था 2023, जिसके अंदर आप देखिए कि काफ़ी सारी जो मिलेट्स हैं उनको प्रमोट किया गया था। हमारे सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में कोडो जो मिलिटेंट क्रॉप है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बाजरा है, कहीं पे रागी है, कहीं पे आप देखिए कि ज्वार है, जो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के अंदर में। रागी आपको कर्नाटका के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप देखिए कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी या जो हमारी पीजेंट कम्युनिटी है, जो फार्मर्स हैं, उनके लिए बेसिकली न्यूट्रिशनल जो डिमांड है उसको फिलफिल करने के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता है मिलिटेंट जो मिलेट क्रॉप्स हैं उनका। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पे मेंशन है, तो आप देखिए कि जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एंड डेट एलिफेंट रिजर्व है जिनका प्रेजेंस आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे डिसीजन ये भी लिया गया है स्टूडेंट्स की, जो अदर स्टेट्स हैं जहाँ पे एलिफेंट्स का प्रेजेंस है तो उन स्टेट्स का जो प्रैक्टिस है उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया जाएगा। लार्ज एलिफेंट का जो पॉपुलेशन है वो आपको कर्नाटक है, केरल है, आसाम है, वहाँ पे आपको लार्ज जो एलिफेंट का जो पॉपुलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स आसाम और मेघालय के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि आसाम और मेघालय के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस ये किया गया, बोथ स्टेट्स के वहाँ पे जो आप देखिए कि लैंड बाउंड्री का जो डिस्प्यूट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बट अभी रिसेंटली बोथ स्टेट्स के जो विलेजर्स हैं, बाउंड्री एरिया के जो विलेजर्स हैं, उनके द्वारा सैंड माइनिंग के अगेंस्ट में यहाँ पे एक कोऑपरेशन है उसको कैरी आउट किया गया है कि रिवर बैंक का जो एरिया है जहाँ से जो एक्वेटिक लाइफ है कंटिन्यूस, आप देखिए कि इरोडिंग करना हो या सैंड माइनिंग को कैरी आउट करना हो, तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो रिवर का जो एक्वेटिक लाइफ है उसको ये इफ़ेक्ट करता है।
स्टूडेंट्स इसी प्रोसेस के अंदर बताया गया है कि वहाँ पे जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं, जो कि हमारा एक्वेटिक एनिमल है, आप देखिए गैंगेटिक डॉल्फिन 2009 के समय इसको एक्वेटिक एनिमल के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया था। और बाद में आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा भी गैंगेटिक डॉल्फिन के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार के अंदर में आपको एक्वेटिक डॉल्फिन का आप देखिए कि विक्रमशिला जो सेंचुरी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। डॉल्फिन सेंचुरी के नाम से भी उसको जाना करते हैं। तो डॉल्फिन का प्रेजेंस है उस रिवर एरियाज़ के अंदर में उसकी एक्वेटिक लाइफ को इम्पैक्ट करता है। विलेजर्स के द्वारा एक ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया जिससे कि यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सके सैंड माइनिंग और जो इम्पैक्ट होता है एक्वेटिक लाइफ के ऊपर में। स्टूडेंट्स, गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो प्रोटेक्टेड स्टेटस आप देखिए कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया गया है। एंडेंजर्ड उनका स्टेटस है। इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है। 2009 के समय उसको एक्वेटिक एनिमल का स्टेटस दिया गया। यूपीएससी के द्वारा भी ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था एक्वेटिक एनिमल का। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, ब्रिक्स का जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ उसी समय ईरान और इंडिया के भी जो साइडलाइन के अंदर जो मीटिंग है उसको कैरी आउट किया गया। तो उसी इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस हैं उसके ही पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि ब्रिक्स का जब समिट ऑर्गेनाइज हुआ तो ब्रिक्स के ही समिट के ऑर्गेनाइजेशन के समय में ब्रिक्स का समिट कहाँ पे हुआ? कजान नाम की एक जगह है रसिया के, वहाँ पे 16th ये ब्रिक्स समिट था। आप देखिए उसी के साइडलाइन के अंदर ईरान और इंडिया का जो मीटिंग है वो कैरी आउट किया गया। बोथ कंट्रीज आप देखिए कि सिविलाइजेशनल एरा है, जब ह्यूमन बींग्स के द्वारा एक सिविलाइजेशन के अंदर उनका डेवलपमेंट होता है। तो सिविलाइजेशनल एरा के समय ही बोथ कंट्रीज़ के थ्रू ट्रेड है वो हुआ करता था एक दूसरे के साथ में। तो सिविलाइजेशनल एरा के फ्रेंड्स हैं बहुत, उनका जो पार्टनरशिप है वो आपको स्टैग्नेटिंग पार्टनरशिप देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रेंथनिंग है वैसे पार्टनरशिप काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर में। और इंडिया का जो प्रेजेंट समय में जो आप देखिए कि ग्लोबल लीडरशिप के अंदर एक रोल देखने के लिए मिलता है पीसफुल किसी भी कन्फ्लिक्ट है उसके रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग में। और प्रेजेंट समय में हमारा जो वेस्ट एशिया है या ईरान के जो आप देखिए कि एरियाज़ है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इंडिया प्रेजेंट समय में ग्लोबली वाइडली रिकॉग्नाइज है कि उसका जो यहाँ पे रोल है पीस प्रोसेस के रिगार्डिंग में, पीस रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग में। तो ये जो इंडिया का रोल है यहाँ पे इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस हैं उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। इंडिया और ईरान के अगर हम पोटेंशियल्स के बारे में बात करें तो बोथ कंट्रीज़ के अंदर में आप देखिए कि बायलैटरल रिलेशंस हैं। बोथ कंट्रीज एक दूसरे की एक्नॉलेज करते हैं स्ट्रेंथ या उनका जो पोटेंशियल है उसे। इंडिया आप देखिए कि इंडिया के द्वारा कंटिन्यूस पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में रोल है। डी एस्केलेशन प्रोसेस के अंदर इंडिया का एक रोल है गाजा के कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में। और ईरान के द्वारा भी रिसेंटली काफ़ी सारे ऐसे मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स का जो आप देखिए कि ग्रुप है उनको ज्वाइन किया गया ईरान के द्वारा रिसेंटली। इंडिया और ईरान के अगर हम रिलेशंस के स्ट्रेंथन के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि चाहबार पोर्ट है जिसका भी 10 ईयर्स के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट्स है उसको रिन्यू किया गया है इंडिया और ईरान के द्वारा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बोथ कंट्रीज हैं वो पार्ट हैं। क्रूड ऑयल और जो नेचुरल गैस है उसका एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, उसके रिजर्व्स हैं ईरान के पास में। इंडिया को आप देखिए कि अराउंड 12% के आसपास जो क्रूड ऑयल है उसको सप्लाई किया जाता है ईरान के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया और ईरान का जो क्लोज पार्टनरशिप है उसके बारे में, तो आप देखिए कि चाहबार पोर्ट के रिगार्डिंग में एग्रीमेंट को साइन किया गया। चाहबार पोर्ट के पर्सपेक्टिव से एग्रीमेंट को साइन किया गया। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। चाहबार पोर्ट का थ्रू इंडिया का जो कांडला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, उससे कनेक्टिविटी को ये बूस्ट करता है। इंडिया का जो क्रूड ऑयल का डिमांड है 12% क्रूड ऑयल का डिमांड ईरान के द्वारा फुलफिल किया जाता है। और आप देखिए कि जो चाहबार पोर्ट है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जहाँ पे आपको वेस्ट एशिया के अंदर कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है, तो उसके आउटसाइड के अंदर सिचुएटेड है, उसके सदर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। तो कम्प्लीटली आउटसाइड दैट कन्फ्लिक्ट के अंदर में चाहबार पोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट है गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में। क्रूड ऑयल का आप देखिए कि इंडिया की डिमांड के बारे में हमने डिस्कस किया। इंडिया और ओमान का जो पाइपलाइन है तो उसका भी यहाँ पे बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है इंडिया और ईरान के द्वारा।
काउंटर टेररिज्म एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। ईरान के द्वारा टेररिज्म को हमेशा काउंटर किया गया है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान को यहाँ पे काउंटर करने के पर्सपेक्टिव से इंडिया के द्वारा इसको एज ए ईरान का जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में भी डिस्कस किया गया। 2001 के समय साइन हुआ था, बट वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन के बाद में आप देखिए कि मर्च इसका यूटिलाइजेशन है वो नहीं कैरी आउट हो सका। बट प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर में ईरान के द्वारा काफ़ी कुछ डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग में उनका प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया को भी आप देखिए कि जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स के सप्लाई के रिगार्डिंग में कंट्री है उससे उनका रिलेशन है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। तो डिफेंस कोऑपरेशन को बेटर वे में यूटिलाइज किया जा सकता है इंडिया के द्वारा। कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो एडवर्स, जिनका आप देखिए कि एडवर्स रिलेशंस हैं ईरान के साथ में। तो इंडिया ने हमेशा अपने यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी है या डिप्लोमेसी है उसके अंदर में अपना जो डीहाइपनेटिंग जो रिलेशंस हैं उनको डीहाइपनेट करने का जो पॉलिसी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एडवर्स कंट्रीज़ को यहाँ पे इंडिपेंडेंट वे में इंगेज किया जाए ईरान के द्वारा। और इंडिया का आप देखिए कि जो आउटरीच प्रोग्राम है, स्ट्रेटजिक जो कन्वर्जेंस है वेस्ट एशिया के अंदर में, जिसको स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है, जिससे कि इंडिया और ईरान का जो बेटर पोटेंशियल है उसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये एडिटोरियल डिस्कशन के बारे में हमने इंडिया और ईरान के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस का एक रिपोर्ट है वो पब्लिश हुआ है। ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अंदर बताया गया कि अराउंड 55.9% के जो केसेज हैं, टोटल ट्यूबरक्लोसिस के जो केस हैं उसमें 55% जो केस हैं वो आपको कुछ 5 कंट्रीज हैं वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इंडिया के अंदर में 26% ट्यूबरक्लोसिस के केसेज हैं, इंडोनेशिया है, फिर चाइना है, फिलीपाइंस है, और आप देखिए कि पाकिस्तान है। तो मेजरली ये कौन से कंट्रीज हैं, आप देखिए कि साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया की ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे मेजरली आपको ट्यूबरक्लोसिस का जो बर्डन है, अराउंड 50% जो बर्डन है वो इन्हीं कंट्रीज के यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर में जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जिनके द्वारा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स हैं उनको यूज़ किया गया, वो नंबर्स हैं यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग का हैबिट होना, यहाँ जिस भी पर्सनस को इस तरीके का जो प्रॉब्लम्स हैं, आप देखिए कि डेफिशिएंसी है न्यूट्रिशनल वे के अंदर में, डायबिटिक है किसी पर्सन को, या स्मोकिंग का उनको हैबिट है, तो बेसिकली हाई रिस्क के ऊपर हैं, उनको ट्यूबरक्लोसिस है वो हो सकता है यहाँ पे। इंडिया आप देखिए कि वन ऑफ द 3 कंट्रीज़ के अंदर में है जिनके द्वारा ट्यूबरक्लोसिस है उसके प्रिवेंशन के रिगार्डिंग में जो सर्वे है उसको कंप्लीट किया गया था 2019 के ही समय में। तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। ट्यूबरक्लोसिस एक बर्डन है जिसकी वजह से आप देखिए कि हमारा हेल्थ सेक्टर के अंदर में मोर स्पेंडिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसको काउंटर करने का ज़रूरत है। उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें 31 दैट अक्टूबर के बारे में है। 31 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सिटीज़ डे के बारे में। तो इंडिया का जो सिटीज़ हैं उसका जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो क्या फेस की जाती हैं इंडियन सिटीज़ के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि 31 अक्टूबर दैट वर्ल्ड सिटीज़ डे, एंड वर्ल्ड सिटीज़ डे का जो थीम है वो रखा गया है कि वर्ल्ड सिटीज़ डे का थीम यहाँ पे है यूथ क्लाइमेट चेंज मेकर हैं, कैटलिस्ट हैं, लॉन्ग एक्शन फॉर अर्बन सस्टेनेबिलिटी। हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग फेज़ के अंदर में है। आप देखिए कि हमारा जो अर्बन एरिया है वो डिफरेंट है, उसका जो ग्रोथ है वो डिफरेंट वे के अंदर में है। अगर हम बात करें ग्लोबल पर्सपेक्टिव से तो 57% के आसपास जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो आपको अर्बन एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और आने वाले समय में ये जो नंबर्स हैं और भी इंक्रीज होंगे 2050 तक, तो ऐसा बताया गया है। अर्बन एरियाज़ के लिए लोगों का जो माइग्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अर्बन एरियाज़ के अंदर में पीपल्स का माइग्रेशन क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि सिटीज़ आर द ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी। किसी भी पर्सन का एस्पिरेशन है कि उसको मोर यहाँ पे इकोनॉमिक ऑप्शंस होने चाहिए, मोर यहाँ पे उनको ये जो गवर्नेंस है उसके जो ऑप्शंस है अवेलेबल होने चाहिए। उसके लिए पीपल्स का जो अर्बन एरियाज़ के लिए जो माइग्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। बट हमारे इंडियन सिटीज़ के अंदर में अर्बन एरियाज़ के भी कुछ चैलेंज हैं जो कि आपको GS 1 के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस के अंदर में।
हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं वो इनएडुकेट हैं, वहाँ पे उनका जो प्लानिंग है वो नहीं है, प्रॉपर वे में अर्बन प्लानिंग का जो आपको लैकिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द इशू है, अर्बन एरिया के अंदर फ्लडिंग का सिचुएशन होना, अर्बन हीट आइलैंड का सिचुएशन क्रिएट होना, मैसिव वे के अंदर माइग्रेशन होना, हमारे सिटीज़ हैं उनका पोटेंशियल नहीं है, इतने लार्ज लेवल के ऊपर जो लोग हैं उनको यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके, तो मैसिव माइग्रेशन, ग्रोइंग इनइक्वलिटी, सोसाइटी के अंदर इनइक्वलिटी है। अर्बन एरियाज़ के अंदर भी आप देखिए कि कुछ एरियाज़ आपको एवरी जो आप देखिए टायर सेकंड एंड टायर थर्ड जो सिटीज़ है वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कुछ एरियाज़ आपको हाईली डेवलप देखने के लिए मिलेंगे, कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे स्लम्स का जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सोशल सेग्रीगेशन भी एक रीजन है, और गवर्नेंस का जो लिमिटेशन है वो भी यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं, क्योंकि हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके द्वारा गवर्नेंस के कुछ लिमिटेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेजरली जो चैलेंज है उनके बारे में हमने डिस्कस किया, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए मेंस के पर्सपेक्टिव से तो आप इसको डील कर सको। अर्बन एरियाज़ की थीम, अर्बन जो वर्ल्ड सिटीज़ डे है उसके थीम के बारे में हमने डिस्कस किया, यूथ के इंगेजमेंट के बारे में बताया गया है, जैसे कि अर्बन के जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको सस्टेनेबली वे में डील किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, बुद्धिस्ट जो समिट है उसके बारे में है। इंडिया के अंदर फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल जो बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है उसके द्वारा ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट है उसको इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। रोल ऑफ बुद्धा धर्मा, जो बुद्धा का जो धम्मा है उसका क्या रोल है हमारे यहाँ पे इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, या साउथ एशिया के अंदर में आप देखिए कि जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन करने के अंदर बुद्धा की जो यहाँ पे टीचिंग्स हैं, जो उनकी यहाँ द्वारा जो बातें बताई गई हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। अब आपके लिए यहाँ पे होमवर्क ये है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड एंड फोर्थ ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे ये आपको पता होना चाहिए। पाटलिपुत्र के अंदर कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुआ, कश्मीर के अंदर में कनिष्का के लीडरशिप के अंदर में कनिष्का के पैट्रोनाइजेशन के अंदर में कौन सा ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको कि क्यासू घोषा के द्वारा क्या वहाँ पे हेड किया गया था या उसके डिप्टी हेड हुआ करते थे। तो फोर्थ बुद्धिस्ट जो काउंसिल है उनके बारे में आपको रीड करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है उनका जो लोकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स ये बुद्धिस्ट समिट के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पेज के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि बैरूत के वहाँ पे, बैरूत जो लेबनान का कैपिटल है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो बैरूत के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है, कुछ लोगों का डेथ हुआ है कंटिन्यूस स्ट्राइक की वजह से। इसके अलावा स्टूडेंट्स स्पेन के वहाँ पे आप देखिए कि स्पेन के अंदर में फ्लड का सिचुएशन है, उसकी वजह से ये जो प्लेस है वो न्यूज़ के अंदर में है। स्पेन कहाँ पे सिचुएटेड है, आप देखिए कि सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर में हमारा जो आइबेरियन पेनिनसुला है, पोर्तुगीज है, स्पेन है, वो वहाँ पे आपको सिचुएटेड देखने के लिए मिलते हैं। स्पेन का एक रीजन है कैटेलोनिया, उनका डिमांड भी था कि उनको सेपरेट जो सब नेशनलिज्म या नेशनलिज्म है वो प्रोवाइड किया जाए, उनको अलग से रिकॉग्नाइज किया जाए। मोल्दोवा जो बेसिकली आप देखिए कि यूक्रेन के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में सिचुएटेड है। क्या मोल्दोवा एक लैंडलॉक कंट्री है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में मेंशन किया गया। पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन लेवल है वो राइज हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन है, स्कूल्स को क्लोज किया गया है। तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे लोकेशन किसका देखना है, एक तो स्पेन का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि ये आइबेरियन पेनिनसुला है, पोर्तुगीज है, यहाँ पे क्या स्पेन है, क्या यहाँ पे स्पेन है वो सिचुएटेड है, और स्पेन का जो कैटेलोनिया रीजन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोल्दोवा के बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पर्सपेक्टिव से, और आप देखिए कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका भी विजिट है वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि इजराइल का जो स्ट्राइक्स हैं उनके बारे में है, यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से है, पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन लेवल के बारे में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बताया गया है उसको नोट डाउन कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।